Hello students, once again myself Dr. Seema Agrawal, Associate Professor in Chemistry. Welcome to all of you in the e-lecture on the paper chromatography. Students, in the previous lecture, we discussed the definition and general theory types of, we studied the introduction, type of paper chromatography and some factors affecting the पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें एक तरीके से पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का ही टाइप होता है, जिसमें कि जो स्पेशल तरीके का अपन फिल्टर पेपर यूज करते हैं जिसको वॉटमैन फिल्टर पेपर कहा जाता है। और वॉटमैन फिल्टर पेपर का जो सेलुलोज होता है उसका जो वाटर होता है यहाँ पर ये स्टेशनरी फेज की तरह काम करता है। और इसमें भी जो सॉल्यूट है या जो सब्सटेंस है जिसको कि हमें सेपरेट आउट करना है डिफरेंट उसके सबस्टेट में, तो वो क्या करता है, इस वॉटमैन फिल्टर पेपर पे अपने आप को पार्टीशन कर लेता है। ठीक है। और इसमें हमने ये पढ़ा था कि दो तरीके के फोर्स काम करते हैं इसके लिए, प्रोपेलिंग फोर्स एंड रिटार्डिंग फोर्स। और उसके साथ ही हमने एक पढ़ा था आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू हमने क्या पढ़ा था, आरएफ वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, it can describe the fractional time of a solute molecule resides in the mobile phase। तो यानी कोई भी जो हम जब पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं उसमें जो सैंपल होता है वो सेंटर लाइन से, यानी जहां से कि अपन स्पॉट को अप्लाई करते हैं वहां से सॉल्यूट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है और सॉल्वेंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये कहलाती है इसकी आरएफ वैल्यू। ये हमेशा 1 से कम होती है। यदि 0 होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका सब्सटेंस है जिसको कि आपको सेपरेट आउट करना है वो जो मोबाइल फेज है उसमें वो इनसॉल्युबल है। ठीक है। और यदि 1 से ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा होगी, उसका मूवमेंट इतना ज्यादा होगी, सॉल्वेंट के साथ ही वो निकल जाएगा, एडजॉर्प्शन उसका नहीं हो पाएगा। तो इसकी वैल्यू ना तो 0 होनी चाहिए आरएफ की, ना ही 1 से ज्यादा होनी चाहिए, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी अपनी एक आती है आरएक्स वैल्यू। In many cases, it has been observed that the solvent front is run off the end of the paper. तब अपन क्या करते हैं, RX वैल्यू यूज करते हैं, एंड इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सब्सटेंस टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई केमिकली सिमिलरली स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें अपन जो सॉल्वेंट लेते हैं वो कैसा होता है, लगभग कैसा होता है, एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस लेते हैं जो कि सैंपल जैसा ही होता है और उसको अपन एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है। उसको अपन क्या करें, एक्स ही होता है अपना, C अपॉन डी मान लेते हैं। यदि अपन ने इसको सैंपल और सॉल्वेंट के रेशियो को A अपॉन B माना है तो इसका अपन ने क्या माना है, C अपॉन डी। कुछ है, नेक्स्ट है अपना Rg वैल्यू। इट एक्सप्रेसेस द मूवमेंट ऑफ शुगर्स रिलेटिव टू ग्लूकोज। ये हमें आप बता चुकी हूँ। सिंस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सॉल्यूट, आरएफ वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। अभी मैं आपको बता के चुकी हूँ 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है। अब अपन क्या कह सकते हैं, just as the physical properties like melting point, boiling point, density, half wave potential, etc. are different for different compounds, so is the case with RF value. Every compound has different RF value। यानी कि हम क्या कहते हैं कि जिस डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं अपन देखते हैं उसके क्या होते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, डेंसिटी डिफरेंट होती है, हाफ वेव पोटेंशियल उसका डिफरेंट होता है, अलग अलग कंपाउंड्स है। इसी तरह हर कंपाउंड की जो आरएफ वैल्यू होती है वो भी कैसी होती है, डिफरेंट होती है। एवरी कंपाउंड हैज डिफरेंट आरएफ वैल्यू।
Thus, an unknown compound can be identified by comparing its RF value with the literature. जैसे अपन देखते हैं ना, जैसे अपन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, अपन इसका मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं, उस मेल्टिंग पॉइंट को अपन क्या देखते हैं, फिर लिटरेचर में देखते हैं कि वो किसके आसपास हो सकता है। उस लिटरेचर में से देख के फिर अपन अंदाजा लगाते हैं कि अपना जो कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड है, वो ये हो सकता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, आरएफ वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएफ वैल्यू मेजर कर लेते हैं, उस बार लिटरेचर में देखते हैं कि वो आरएफ वैल्यू किस कंपाउंड की हो सकती है, और इस तरीके से हम अननोन कंपाउंड को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो आरएफ वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आरएफ वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है, क्योंकि आरएफ वैल्यू है मेन अपनी, सबसे पहले तो अपना टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो क्या होगा, इनका मूवमेंट भी नेचुरली, टेम्परेचर से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है, इससे इनकी आरएफ वैल्यू भी डिफरेंट होती जाएगी। जितना प्योर आप सॉल्वेंट ले रहे हो उस पर भी आरएफ वैल्यू डिपेंड करता है। द क्वालिटी ऑफ द पेपर, क्वालिटी ऑफ द पेपर मीन्स आपने जो फिल्टर पेपर लिया है उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, जैसे वॉटमैन फिल्टर पेपर अपन लेते हैं, वॉटमैन फिल्टर पेपर 4 भी यूज कर सकते हैं यदि अपने को डेवलपमेंट की स्पीड कंसीडर करनी है। ठीक है, और अपन यदि अपने को रिसोल्यूशन अच्छा चाहिए तो अपन वॉटमैन नंबर 20 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ वॉटमैन फिल्टर पेपर का कंपोजिशन कैसा है, उसमें अल्फा सेलुलोज कितना है, बीटा सेलुलोज कितना है, ऐश कितनी है। ठीक है, तो ये इन सब पे डिपेंड करता है। उससे क्या होगा, एड्सॉर्बेंट भी डिफरेंट होगा हर अवॉर्डमेंट पेपर के लिए। इम्प्योरिटीज यदि उसमें उपस्थित है तो क्या होगा, आरएफ वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, जो अपन चैम्बर ले रहे हैं, ठीक है, ये भी आप आगे पढ़ेंगे कितने तरीके, इसका जो प्रिंसिपल होता है, कितने तरीके की पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, तो किस चैम्बर में रखने से उस चैम्बर का सैचुरेशन। ठीक है, फिर मेथड ऑफ ड्राइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रोमेटोग्राम, यानी अपन जो वॉटमैन फिल्टर पेपर ले रहे हैं उसको अपन किस तरीके से ड्राई करते हैं और क्रोमेटोग्राम को किस तरीके से डेवलप करते हैं, सब इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, फिर सब्सटेंस जो कि हम पार्टीशन कर रहे हैं किस पे, वॉटमैन फिल्टर पेपर पे, उनमें आपस में यदि कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इससे भी आरएफ वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है, सॉल्यूशन के पीएच से हो सकती है। फिर अपन क्या करेंगे, जो अपन सब्सटेंस सेपरेट कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन और पार्टीशन, वो उस पे भी डिपेंड करता है आरएफ वैल्यू। ठीक है, अब अपन जब आरएफ वैल्यू इतनी अपनी इंपॉर्टेंट है तो अपन ये देखते हैं कि आरएफ वैल्यू को अपन कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। आरएफ वैल्यू को अपन कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, आरएफ वैल्यू इज इक्वल टू K is equal to CS upon Cm, that is concentration of the solute in the stationary phase and concentration of the solute in the mobile phase. ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट अपन ने निकाल लिया, किस तरीके से, K निकालेंगे, है ना। K निकालने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, इनकी RF वैल्यू निकालेंगे, है ना। RF वैल्यू कैसे निकालेंगे, यदि हमें डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट अल्फा यदि हमको ज्ञात है। ठीक है, और अल्फा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो भी हम जो अपने टू फेजेस सेपरेट हुए हैं उनका यदि अपने को क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम है तो अपन उसका अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपका AM तो जो है वो है आपका मोबाइल फेज का है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और AS जो है वो आपका सॉलिड फेज का है। तो आपका अल्फा किस किस के बराबर होगा, AM अपॉन AS इंटू 1 अपॉन RF माइनस 1। ठीक है, तो ये तो होगा अपनी कैलकुलेशन ऑफ RF। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी।
पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि एक अपन वॉटमैन फिल्टर पेपर लेते हैं और उसके ऊपर अपन जो सैंपल है उसको उसका स्पॉट लगाते हैं और एक किसी सूटेबल सॉल्वेंट के थ्रू अपन उसको रन करते हैं। जब सूटेबल सॉल्वेंट के थ्रू रन करते हैं तो जो स्पॉट या जो अपना सब्सटेंस होता है उसके जो डिफरेंट इसमें वो होते हैं कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो सॉल्वेंट में डिफरेंटली एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी इनकी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिफरेंट होती है। ठीक है, और इस तरीके से अपने आप को ये पार्टीशन कर लेते हैं। तो इसमें अपन क्या कहते हैं, ए ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग द सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड एट द सम पॉइंट ऑन द पेपर, माइग्रेशन अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लो बाय ए मोबाइल फेज। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो अपन ने सैंपल अपना है वो सैंपल का अपन क्या करते हैं मोबाइल फेज में, यदि वॉटमैन पेपर को डिप करते हैं तो क्या होता है उस मोबाइल फेज के थ्रू इसका सैंपल का माइग्रेशन होता है और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं डेवलपर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द डेवलपर इज कॉज्ड बाय कैपिलरी फोर्स, यानी वॉटमैन फिल्टर पेपर के अंदर जो कैपिलरी होती हैं उस कैपिलरी फोर्स के थ्रू सॉल्वेंट का माइग्रेशन होता है और क्रोमेटोग्राम डिफरेंट जो सैंपल के सब्स्टिट्यूएंट है वो सेपरेट होते जाते हैं और इस तरीके से हमको एक क्रोमेटोग्राम मिलता है और ये प्रोसेस कहलाता है आपका डेवलपमेंट। ठीक है, अब जब अपन ने उसको सैंपल को वॉटमैन फिल्टर पेपर पे रख दिया और जब अपन उसको सॉल्वेंट में रन कर रहे हैं तो जो अभी अपन ने पढ़ा कि जो डेवलपमेंट होता है, जो क्रोमेटोग्राम डेवलप होता है वो ब्रॉडली 5 तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो जिस तरीके से होता है उस तरीके से अपन कह सकते हैं कि वो उस तरीके की क्रोमेटोग्राफी है। जैसे है एसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, यानी एसेंडिंग नाम से लग रहा है एसेंड होना, किसी चीज में एसेंड होता है। एज द नेम इंडिकेट्स द क्रोमेटोग्राम एसेंड्स, हियर द डेवलपमेंट ऑफ पेपर occurs due to the solvent movement or upward travel on the paper। ठीक है, तो इसके लिए इसमें क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए अपना पूरा का पूरा एक चैम्बर है। ठीक है, इस चैम्बर में अपन यदि पेपर क्रोमेटोग्राफी रख रहे हैं। ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना एक पेपर है, वॉटमैन फिल्टर पेपर है। यहाँ पे हमने क्या करा कि हमने सैंपल लगाया और इसको हमने क्या करा, नीचे हमने क्या करा एक मोबाइल फेस रख दिया, यानी कि हम इस वॉटमैन फिल्टर पेपर को क्या करेंगे एक मोबाइल फेस के अंदर रखेंगे। लेकिन मोबाइल फेस इसमें हम कैसे रखेंगे, जिसमें सिर्फ इसका नीचे का जो वो है इस सतह आप बोल सकते हैं, निचली सतह जो है वो वॉटमैन फिल्टर पेपर की इस मोबाइल फेस में डिप रहेगी। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये इसका जो इस सेलुलोज के अंदर जो हमारा वॉटमैन फिल्टर पेपर के अंदर जो सेलुलोज है उसके अंदर जो वाटर है वो तो हमारा क्या होगा स्टेशनरी फेस होगा। ये हमने सैंपल स्पॉट कर दिया और इसको हमने क्या करा एक मोबाइल फेस में रख दिया। अब क्या हुआ, ये मोबाइल फेस, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, ये जो फिल्टर पेपर है इसका जो निचला जो एरिया है, लोअर जो पोर्शन है वो क्या करेगा सॉल्वेंट में डिप रहेगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, जो सॉल्वेंट है वो इस कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर चढ़ेगा और ये जो आपका स्पॉट है जैसे उस पर यहाँ पे आएगा तो सॉल्वेंट के साथ क्या होगा, जो इस स्पॉट में या सैंपल का जो स्पॉट है उसमें जो हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है वो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग पार्टीशन इसमें होता जाएगा, तो हमारे पास डिफरेंट स्पॉट हमको मिलते जाएंगे। तो इसमें जो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको असेंडिंग या ऊपर की तरफ जो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे असेंडिंग मेथड। ठीक है, तो in this the solvent reservoir is at the bottom of the beaker, the paper tip with sample spot just dips into the solvent or the bottom, मतलब जो वॉटमैन फिल्टर पेपर है उसके जो नीचे के टिप है सिर्फ वही उसमें सॉल्वेंट के कांटेक्ट में रहेगी, सो दैट स्पॉट्स रिमेन वेल अबव द सॉल्वेंट। यदि आप टिप को नीचे की तरफ रखेंगे तो जो स्पॉट हमने लगाया वो क्या रहेगा, इसके काफी ऊपर की तरफ रहता है।
ठीक है। अब क्योंकि इसमें अपवर्ड डायरेक्शन हो रहा है इसलिए इसको अपन ने क्या कह दिया, एसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है आपकी डिसेंडिंग। डिसेंडिंग नाम से लग रहा है यदि वो अपवर्ड डायरेक्शन में था तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। Here the development of paper occurs due to solvent travel downwards on the paper. The solvent reservoir is at the top. वहां पे अपन ने solvent को क्या करा था, बॉटम की तरफ रखा था। यहाँ पे अपन ने क्या करा था, यहाँ पे अपन ने एक चैम्बर बनाया है। ये पूरा का पूरा अपना चैम्बर तो है ही, बीकर है, ठीक है। इस बीकर के हमने क्या करा, ये चैम्बर जो ये अपना बॉटमैन फिल्टर पेपर है, बॉटमैन फिल्टर पेपर पे अपना सैंपल है और इसके ऊपर की तरफ हमारा क्या है, एक मोबाइल फेस का चैम्बर है, ठीक है। तो बॉटमैन फिल्टर पेपर के ऊपर की तरफ है इसलिए इसमें जो सॉल्वेंट का फ्लो कैसा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में होगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ होगा, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, डिसेंडिंग मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही अपन ने ऊपर की तरफ रखा तो सॉल्वेंट जब नीचे इस पे आया अपना सैंपल पे, तो ये क्या करेगा, इसके जो डिफरेंट सब्सटेंस है सैंपल के वो नीचे की तरफ सॉल्वेंट के साथ आएंगे और ये आपका यहाँ पे एक, ये तो क्या होगा आपका स्टेशनरी फेस हो गया और यहाँ पे इसका एंड पॉइंट हो गया। तो जो डिसेंडिंग मेथड से अपना क्रोमेटोग्राम डेवलप हो रहा है और इसमें क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण के डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए ये कंपैरेटिवली असेंडिंग मेथड के थ्रू जल्दी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना असेंडिंग डिसेंडिंग मेथड। असेंडिंग डिसेंडिंग मेथड में क्या होता है कि इसमें जो डेवलपमेंट है वो दोनों ही डायरेक्शन में मूव करता है। सबसे पहले सॉल्वेंट क्या होता है, इसमें अपन कंपोनेंट को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट यानी कि असेंडिंग तरीके से ये ऊपर की तरफ लाता है, डायरेक्शन में मूव करता है और उसके बाद इसको सेपरेशन को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, इसको जो पेपर है वो असेंडिंग डायरेक्शन में सॉल्वेंट को मूव कराता है और उसके बाद फिर क्या करता है, डिसेंडिंग डायरेक्शन में मूव कराता है, यानी जिग जैग जैसा इसका तरीका इसमें हो जाता है, ठीक है। कैसा जिग जैग जैसा तरीका होगा, जैसे पहले तो यूं आएगा और फिर यूं आएगा, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपका जिगजैग जैसे तरीका आया, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट स्लाइड यदि अपन देखें, नेक्स्ट स्लाइड में अब दूसरा एक और है अपना रेडियल मेथड। रेडियल मेथड में क्या होगा, इसमें क्या होता है कि अब जो अपना क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है उसको अपन क्या लेते हैं, गोलाकार तरीके उसमें काटते हैं, ठीक है। और इसका जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट जो होता है, सेंटर वाला जो मतलब इसमें अपन ने क्या करा, गोलाकार तरीके से काट लिया और जो बिल्कुल इसके बीच में अपन को क्या करते हैं, इसके सेंटर में अपन स्पॉट लगाते हैं सैंपल का, है ना। और इस पूरे के पूरे सिस्टम को अपन क्या करते हैं, एक पेट्री डिश में रख देते हैं। पेट्री डिश में रखने के बाद क्रोमेटोग्राम डेवलप होता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक विक बत्ती टाइप की काटते हैं। वो किस तरीके से होती है, करीब करीब आप समझ लीजिए कि यहां से लेके इस सेंटर से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, किनारे तक की जो डिस्टेंस है वहां तक की अपन एक लंबी बत्ती इसमें काटते हैं और उस बत्ती को अपन क्या करते हैं, फिर पेट्री डिश में पेट्री डिश में टच कराते हैं, जिसके कारण वो जो बत्ती के थ्रू सॉल्वेंट ऊपर आता है और उसके बाद क्या होता है, ये जो इसका स्पॉट है वो क्योंकि अपना पेपर सर्कुलर में है इसे सर्कुलर डायरेक्शन में सॉल्वेंट मूव करता है और सर्कुलर डायरेक्शन में ये जो है अपना क्रोमेटोग्राम डेवलप होता जाता है, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है रेडियल डेवलपमेंट। एक और अपना है टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। अब टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी क्या है,
यहाँ तो आप मान लीजिए कि अपन ने क्या करा, असेंडिंग में कर लिया, डिसेंडिंग में कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन यदि अपने पास सब जो सैंपल है उसमें ऐसे सब्सटेंस है जिसमें कि RF वैल्यू इनकी सेम है, जब RF वैल्यू सेम है तो अपना सिंपल क्रोमेटोग्राफी से ये सेपरेट आउट नहीं हो सकते। तो उसके लिए अपने को फिर क्या करना पड़ता है, उसके लिए अपने को 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी लेनी पड़ती है। ठीक है, अब 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी में जो अपना क्रोमेटिक वॉटमैन जो फिल्टर पेपर है उसको क्या करते हैं, टिल्ट कर देते हैं अपन। ठीक है, टिल्ट कर देते हैं 90 डिग्री पे, है ना। तो हियर द क्रोमेटोग्राफ डेवलपमेंट अकर्स इन द 2 डायरेक्शन एट राइट एंगल्स। इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन ने क्या करा, जो सैंपल है उसको रेक्टेंगुलर पेपर के एक कॉर्नर पे रख दिया और उसको अपन ने डेवलप होने देते हैं। डेवलप होने के बाद क्या होता है कि उसके बाद पेपर को दोबारा मोबाइल फेज में रखते हैं, लेकिन किसके, जो पहले वाला जो अपने डायरेक्शन रखा था उसके राइट एंगल में रखते हैं। उससे क्या होता है, मान लीजिए फर्स्ट उसमें अपने कुछ सब्सटेंस सेपरेट आउट हो गए, लेकिन अभी बाकी रह गए क्योंकि कईयों की RF वैल्यू सेम होती है। तो सेकंड वाले उसमें क्या होगा, राइट एंगल पर रखने से जो रह गए थे अपने, जो पहले फर्स्ट उसमें जो अपने सब्सटेंस सेपरेट आउट होने से रह गए थे, वो क्या करेंगे, इस सेकंड क्रोमेटोग्राम में सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो बच्चों ये तो था हमारा प्रिंसिपल के थ्रू हम या क्रोमेटोग्राम को, पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्रोमेटोग्राम को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ये मैंने आज आपको बताया। इसके अकॉर्डिंग अपन 5 तरीके से कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे अपन ये लेक्चर अपन खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे अपन एक नई इसके करेक्टर के साथ फिर वापस से आएंगे। टिल देन गुड बाय।